होमवर्क पूरा किया क्या? 3 डीपीपी पक्का लाया? और मॉड्यूल का क्यों? लेकिन गैप तो कितना था, संडे भी था, मॉड्यूल भी करना चाहिए था ना। अगला होमवर्क रहेगा तुम्हारा कल के लिए मॉड्यूल, कल के कल ही लाना है। डीपीपी में कोई प्रॉब्लम आया तुझे किसी क्वेश्चन में? चल डिस्कस करेंगे, तब तक हम लोग इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना? तब तो ऊपर निकाल के रखो उसे। तो चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, और उसमें से हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7। हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या देखने वाले हैं, देख। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग देखेंगे। पास्कल लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्लोटेशन। न्यूमेरिकल हम देखेंगे, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? फ्लोटेशन यानी कि क्या, हमने पढ़ा है फ्लोटेशन, पढ़ा है ना? तो फ्लोटेशन यानी कि क्या? फ्लोटेशन, या फिर क्या हमने बॉयंट फोर्स पढ़ा है? बॉयंट फोर्स, हाँ। अगर हमने बॉयंट फोर्स पढ़ा है तो बॉयंट फोर्स कब अप्लाई होता है किसी चीज के ऊपर, वो क्या रहता है? पढ़ा है ना? देखा भी, बता तो फिर। फ्लोटेशन हो, बॉयंट फोर्स हो, छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। हम लोग याद करते हैं कि कोई चीज फ्लोट कर रही है। इससे पहले हमने कभी ना कभी तो देखा होगा, पानी के ऊपर कोई चीज क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। और पत्थर वगैरह नीचे गिर रहे है ना, सिंक हो रहे। तो ऐसा क्या है उसमें कि वो फ्लोट कर रहा है, ऐसा क्या है उसमें कि वो सिंक हो रहा है? बात समझ में आ रही क्या? हाँ। तो एक चीज फ्लोट हो रही है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो हम लोग देख रहे हैं उसी चीज की तलाश में, हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अभी देख, हमने क्या किया, ले लिया एक बिकर, ले लिया एक बिकर। बिकर में है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, बिकर में है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो, यानी कि ये बच्चा, इट्स ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी है, इसे हमने इसमें डाल दिया। तो क्या होगा ये, मान ले कि ये वाला ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है, ऐसे इस तरह से ये वाला ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही क्या? अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ मास है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर भेज देगा, है ना? ये कुछ कुछ एरिया खुद कंज्यूम कर रहा है, कुछ वॉल्यूम। बात समझ में आ रही क्या? तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्या, इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है, जितना वॉल्यूम है, जितना वेट है उतना जितना वॉल्यूम है, उसके उसके अगर उसे हम कंपेयर करें तो उसके मुताबिक क्या वो कर रहा है, उतना ही वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वो बाहर निकाल रहा है।
है ना, उतना ही वेट वाला वाटर वो बाहर निकाल रहा है। बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पे देख, अ फ्लोटिंग बॉडी विल डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड whose weight is equal to the weight whose weight is equal to the body's own. Floating body will displace a volume of liquid, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और इसका वेट कितना रहेगा? बॉडीज ओन वेट, है ना। इसी की वजह, दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉडी टू फ्लोट। अभी क्या हो रहा है? अपवर्ड बॉयंट फोर्स, अपवर्ड बॉयंट फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ भी बोलते हैं मुझे। अपवर्ड बॉयंट force exerted by a fluid must exactly the balance of the downward force of a body of weight। यानी कि यहाँ पे चीजें कुछ इस तरह से हो रही है कि बॉयंट फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका वेट mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बात समझ में आ रही है ना? पक्का? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशन क्या है फ्लोटेशन की? कोई चीज फ्लोट हो रही है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे mg लग रहा है, mg यानी कि क्या? वेट, और ऊपर लग रहा है बॉयंट फोर्स, ठीक है। क्या दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहा? वहीं पे। बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट, यानी कि एफ पी इज इक्वल टू वेट। तो बॉडी क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। बॉडी कब डूबेगी, नीचे कब जाएगी? जब बॉयंट फोर्स कम होगा वेट से। और कुछ बॉडीज राइज करती है, कितना भी नीचे दबाओ, यानी कि एक वाटर बॉटल ले लो, ढक्कन लगाओ ठीक से और नीचे दबा लो, कितना भी नीचे दबा दो वो ऊपर, बाद में ऊपर आएगी। यानी कि इस समय क्या हो रहा है? बॉयंट फोर्स जो है तुम्हारा वो ज्यादा हो रहा है वेट से। बात समझ में आ रही है? बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन weight of the body, the object will rise। this is why a hot air balloon, इसका एग्जांपल दिया है, hot air balloon with a lower density than the surrounding air rises the atmosphere। यानी कि hot air balloon रहता है ना, गैस के फुग्गे हम लोग बोलते हैं, मेले में आते हैं, एक बार छोड़ने के बाद वो ऊपर 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 ही जाते रहते हैं, मालूम। और हमारा नॉर्मल जो बलून रहता है जिसमें एयर भरी होती है, वो अगर छोड़ दो तो वो नीचे आता है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो हॉट एयर बलून क्या करेगा? ऊपर जाएगा। यहाँ पे बलून का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में क्या है? बेसिकली इसके नाम में ही है, हॉट एयर है। अगर कोई चीज हॉट है यानी कि टेम्परेचर इसका ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि ये एक्सपांडेबल, एक्सपांड हो चुका है। ये क्या हुआ है? एक्सपांड हो चुका है। अगर ये एक्सपांड हो चुका है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। अगर इसकी डेंसिटी कम है, इसका हॉट एयर है, इसका मतलब इसका प्रेशर यहाँ पे लो है, इसका प्रेशर कम है, इसका मतलब है प्रेशर मिनिमम, प्रेशर कम है, ठीक है। ओके, लोअर डेंसिटी है, प्रेशर भी कम है, और आजू बाजू की हवा ठंडी है, कोल्ड एयर। तो ये कोल्ड एयर क्या होगा? कोल्ड एयर यानी कि हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही क्या? कोई भी चीज किस चीज से किस चीज की तरफ जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर?
हाई टू लो, यानी कि हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ, यानी कि ऊपर 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 जा रही है। इसी तरह से ये वाला भी एग्जांपल है, हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बॉयंट फोर्स जो लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम फॉर्मूला से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। कि मान ले कि यहाँ पे है हमारे पास एक टैंक हो, बीकर हो, इसमें हमने भरा है वाटर, जो भी लिक्विड हो तुम्हारे मन में आए भर दो। उसके बाद मान लो ये वाली डिस्क है कुछ इस तरह से, सही है, डिस्क सही है क्या, ओके। और इसकी जो थिकनेस है h है, इसका एरिया a है, इसकी जो डेप्थ है यहां से यहां तक मान ले कि h1 है, यहां से h2, बात ठीक है, ओके। तो क्या इसके ऊपर वाला वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या इसके नीचे वाला वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सही है, हाँ फोर्स तो लगाएगा भाई साहब, फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ये फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा ये, क्या मैं इस फोर्स को प्रेशर के टर्म में लिख सकता हूँ, देखते। तो मुझे ये पता है कि प्रेशर इज नॉट इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे है प्रेशर इनटू एरिया, इसे हम F1 बोलो, F2 बोलो, जो चाहे बोलो तुम लोग, है ना। इसे F भी बोलते हैं फिलहाल तो देख ये हो गया, यहाँ पे भी इस तरह से लिखे हम लोग, तो F1 बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं कि FB इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बात ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। क्या हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, अरे ऐसा रहता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, पढ़ा है कि नहीं, पक्का पढ़ा, पक्का, ओके। तो अगर ये फॉर्मूला रखना चाहते तो ये फॉर्मूला रखो, क्या होता है देखो, यहाँ का प्रेशर कितना है, रो जी यानी कि डेंसिटी, और एच यानी ये हाइट 1 हुआ, यहाँ का प्रेशर रो जी H2, सही है। क्या ऊपर से ये डिस्क का भी फोर्स लगेगा mg, सही है क्या, हाँ ये डिस्क का भी फोर्स लगेगा। तो क्या होगा ये फोर्स, मास के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मास को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देख m इज इक्वल टू, चाहो तो ऐसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू m बाई वी, सही है। तो m इज इक्वल टू रो वी लिखेंगे, m इज इक्वल टू रो वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप की, रो वी जी, ठीक है, जी। अभी देख तूने रो तो पुटअप के लिए कर लिया, क्या v को मैं a इंटू एच लिख सकता हूँ,
ए इंटू एच लिख सकता हूँ, वी को एरिया इंटू हाइट, टू रो ए एच जी, ठीक है, रो ए एच जी। अभी देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अरे H2 माइनस H1 चाहिए था। क्या H2 माइनस H1 करने के बाद रो जी एच आया? इसे थोड़ा सा ना लिखो तो भी चलेगा। ये रहेगा वेट, आ रहा है उतना ही, सेम टू सेम, सेम टू सेम आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या, अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसका वेट दोनों फोर्सेस के बराबर आ रहा है, ठीक है। रो जी एच ही बनेगा क्या हमारा, ये वाला फोर्स। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि रो जो है डेंसिटी है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लूइड से ज्यादा कम हो तो क्या बॉडी फ्लोट करेगी? यस। क्या इसका मतलब बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा? एस, है ना, बॉइंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों बराबर हो तो सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, यानी कि ऑब्जेक्ट वहीं पे ठहरा रहेगा, ठीक है, पानी के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा। बात समझ में आ रही है? अभी देखते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर। क्या हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर ये है कि इससे हम लोग मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी मान लो, है ना। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है एक रेशो। क्या है? रेशो। अगर रेशो बोला जाए तो वो क्या होगा, समथिंग अपवर्ड समथिंग डाउनवर्ड, है ना। कोई न्यूमरेटर में आएगा, कोई डिनोमिनेटर में आएगा। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में आएगा डेंसिटी ऑफ जो भी होगा, है ना, जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, फ्लूइड हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो। और यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी 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 लिक्विड बोल दिया मैंने, वाटर। डेंसिटी ऑफ तुम्हारा जो भी होगा, ऑब्जेक्ट या हो फ्लूइड, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी तुम लोग ले लो। बात समझ में आ रही क्या? तो फिर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? आपने तो बोला कि कंपेयर करो, तो फिर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है
1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc। अगर इसका केजी पर मीटर क्यूब में किया जाए तो 1000 आएगा। ठीक है, वन मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर तुझे समझ में आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। हाइड्रोमीटर मेजर करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि इट इज जस्ट अ डेंसिटी। क्या ये, अगर तुम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हो तो क्या ये डेंसिटी नहीं है? क्या ये डेंसिटी है? क्या ये डेंसिटी रिलेटिव है एक दूसरे के? तो क्या हम इसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? बात समझ में आ रही है? अगर ये रेशियो है तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? अगर ये रेशियो तो इसका एसआई यूनिट कुछ भी नहीं आएगा। बात सही है? ठीक है, तो इसे किससे मेजर करते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर। किससे मेजर करेंगे? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करेगा देखते हैं। हाइड्रोमीटर यानी कि ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट। ये किस तरह से रहता है? इट इज जस्ट अ ग्लास ट्यूब। क्या है ये? ग्लास ट्यूब। यहाँ नीचे क्या होगा? बलून टाइप का रहेगा कुछ तो, है ना, ग्लास ट्यूब में है। और यहाँ पे रहेगा डेड वेट। क्या रहेगा? डेड वेट रहेगा। और यहाँ पे जो मार्किंग है ये है डेंसिटी की मार्किंग। किसकी मार्किंग? डेंसिटी की मार्किंग। ये वाला ग्लास ट्यूब है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी लिक्विड लेना है स्पेसिफिक। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए। लिक्विड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वाला ये वाली जो ट्यूब है, हाइड्रोमीटर लेना है हमें। और एक हमने लिया कि इस तरह से केरोसिन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, एक लिक्विड ले लिया। लिक्विड के अंदर हमने ये वाला जो हमारा डिवाइस है वो डाल दिया इसके अंदर इस तरह से। यहाँ पे डेड वेट है, वेट रहेगा नीचे तो ये सीधा ही खड़ा रहेगा ना। वेट अगर नीचे है तो ये हमेशा सीधा खड़ा रहेगा। ड्यू टू फ्लोटेशन ये थोड़ा सा ऊपर भी होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारी रीडिंग मिल रही है ये रीडिंग रहेगी तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो इससे हम लोग डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लिख रहे हो क्या? ओके, हो गया। तो इसके कुछ सवाल देखते हैं, तो सवाल से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या है। यहाँ पे देख, अभी यहाँ पे देख, ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर सच दैट 1/4 ऑफ द वॉल्यूम इज अबव।
यहाँ पे है मान ले टैंक, इसमें है वाटर, इसमें है वाटर, इसमें है वाटर। वाटर के अंदर हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है फ्लोट। तो इसका 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ वॉल्यूम कहाँ पे है? ऊपर है। तो बचा कितना? तो बचेगा कितना? अरे 3/4 ना, 3/4 बचेगा, है ना। 3/4 वॉल्यूम जो है वो नीचे, ये तो हमें बात समझ में आ गई। When the same object is made to float a sample of impure alcohol, यानी कि एक अल्कोहल है जो कि इम्प्योर है, उसके अंदर सेम हमने इसी ऑब्जेक्ट को रखा, इसी ऑब्जेक्ट को रखा। रखने के बाद ऑब्जेक्ट कितना फ्लोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द रिमेन्स आउटसाइड द लिक्विड इज 1/10, 1/10 वॉल्यूम ये ऊपर है, 1/10 वॉल्यूम ऊपर। तो नीचे कितना होगा बता? 9/10, 9/10 वॉल्यूम है नीचे। बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? तो तुम्हें क्या करना है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ अल्कोहल निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंपल ऑफ अल्कोहल। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारे पास? डेंसिटी ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारा आखिरी दाव है ना। बात समझ में आ रही? ये तुम्हारा है आखिरी दाव। लेकिन तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन इतनी, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है इतनी, करे तो क्या करे? अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे था 1/4 भी, यहाँ पे था 3/4 भी। बात सही है? ओके। क्या हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट और लिक्विड के बीच का? निकाल सकते हैं। मान लिया इसे ऑब्जेक्ट, मुझे चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो क्या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? देख, क्या हमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन फ्लोटेशन पता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही वो वॉल्यूम क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? वेट यानी कि mg ना, और mg यानी कि रो वी जी। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर ऐसा है तो हमें क्या निकालना है? ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? अरे मैंने इसे यहाँ पे रख दिया क्या?
चल इसे पकड़ के आगे चलते हम लोग। ये तो तुझे मालूम है, वेट किसका, ऑब्जेक्ट का। वेट किसका, ऑब्जेक्ट का। और इसका जितना वेट है उतना ये क्या करेगा, वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। इतना ही वेट होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का। बात सही है, उतना ही वेट होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का। तो वेट यानी कि क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास किसका, ऑब्जेक्ट का। यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यानी कि क्या, यहां पे भी सेम रहेगा ना, उसका मास, मास ऑफ लिक्विड बोलते हैं हम लोग इसे, लिक्विड इनटू जी। लिक्विड क्यों बोला इसे, हम बोलते हैं कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें, देख नहीं है। तो हम लोग मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को रिप्रेजेंट हमने किया है, देख रो इज इक्वल टू एम बाई वी, सही है ना। तो एम क्या बना, रो वी। अगर ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो ये रो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बना, और ये वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का बना, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का बना। अगर ये लिक्विड का वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो क्या ये रो लिक्विड का बना, लिक्विड का बना। क्या ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का बना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बना। ये रो बना डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात सही है, तुझे कौन सी बात तंग कर रही है क्या, नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके। क्या हम लोग इसे पुटअप करें, पुटअप करें अभी, देख पुटअप करते। एम नॉट की जगह मैंने लिखा रो नॉट और वी नॉट इज इक्वल टू रो एल वी एल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या तुझे, नहीं। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं यहां तक, रो नॉट वी नॉट इज इक्वल टू रो एल वी एल, रो एल वी एल तक, ठीक है। रो नॉट मुझे मालूम नहीं है कितना, वी नॉट मुझे मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा। अगर यहाँ पे 1/4 ऊपर है, 3/4 नीचे, तो टोटल वॉल्यूम बना 1, टोटल वॉल्यूम बना 1, टोटल वॉल्यूम बना इसका 1। कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, 3/4 भी। कोई दिक्कत है इसमें, देख अभी रो नॉट को हम लोग, देख पहले तो रेशो में लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू पुटअप करते हैं। रो नॉट बाय और रो एल बाय वी नॉट, जैसे चाहो रो नॉट बाय रो एल लिखते हैं। क्या होगा ये फॉर्मूला, हम लोग डिजाइन करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, अगर रो नॉट बाय रो एल लिखा तो वी एल बाय वी नॉट होगा,
वी एल बाई वी नॉट होगा क्या? सही है। वी एल कितना है हमारा? 3/4 वी, और वी नॉट है 1 वी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रो नॉट बाय रो एल इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। रो एल को यहाँ लेके जाते, रो नॉट इज इक्वल टू 3/4 रो एल। यहाँ तक तुझे कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। रो एल क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड है? डेंसिटी ऑफ वाटर है? रो एल डेंसिटी ऑफ वाटर है क्या? हाँ है। तो यहाँ पे आ गया रो नॉट इज इक्वल टू 3/4 रो डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है ना? ओके। क्या हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं? इसी फॉर्मूला का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? देख, अब की बार क्या है हमारे पास? अब की बार क्या है? अल्कोहल है ना? और अल्कोहल में 1/9 पार्ट ऊपर है, और सॉरी 1/10 सॉरी 1/10 पार्ट ऊपर है और 9/10 पार्ट नीचे। तो क्या ये वी ए बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, है ना? क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग उसी तरीके से? रो ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रो ऑफ अल्कोहल, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है ना? उसी वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल किया। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू रो ए कितना है हमारा? वी ए 9/10 वी, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 वी है। वी गेट्स कैंसल, रो नॉट रो ए इज इक्वल टू 9/10। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रो ए को मैं यहाँ भेज दूँ? रो नॉट इज इक्वल टू 9/10 रो ए, सेम है, ठीक है? क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच कर सकते हैं? देख, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, रो नॉट दोनों तरफ है, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या होगा? 3/4 रो एल इज इक्वल टू 9/10 रो ए। रो एल यानी कि रो डब्ल्यू था हमारा वाटर का। क्या मैं इसे यहाँ लेके जाऊँ और 9/10 को यहाँ, 3/4 इंटू 10/9 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या रेशियो बना? स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का। समझ रहा है? तो एस अल्कोहल बन गया रो ऑफ ए रो ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10/9। कितना आता है बोल मुझे, बता कितना आता है ये? कितना? 5/6।
आ गया, समझ में आ गया तुझे? ठीक, ये वाला एग्जांपल ले। टैंक है 2 मीटर हाइट का, ये रहा तुम्हारा टैंक, इसकी हाइट है 2 मीटर। देख, हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा भरा है वाटर से, एंड देन फिल्ड टू द टॉप विथ ऑयल, और ऊपर हमने भरा है, अरे यहाँ पे कोई तो और कलर लेते हैं हम लोग, ये वाला लेते चलो। ये रहा ऑयल, ठीक है। वाटर की डेंसिटी तो मुझे मालूम है कि 1 g/cc, ठीक है ना, वाटर की डेंसिटी मालूम है। ऑयल की डेंसिटी उन्होंने क्या दी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.6 g/cc, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं। What is the pressure at the bottom of a tank due to this liquid? ये दोनों लिक्विड की वजह से इस बेस में कितना प्रेशर आ रहा है? Find pressure at bottom. तो कितना प्रेशर आ रहा होगा? क्या ये प्रेशर इक्वल होगा प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर? देख कितना होगा क्या? प्रेजेंट ही तेरी एक की प्रेजेंट कितनी ले अभी? ठीक है, रहने दे। क्या प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है? सर ये रहता है फॉर्मूला रो जी एच। सर इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, रो जी एच। सर ये फॉर्मूला, ये जो रो रहेगा वो ऑयल वाला रहेगा, इसकी हाइट रहेगी आधी, आधी हाइट है ना, हाफ, हाफ हाइट है। ये जो है सर वाटर का है, और इसकी भी हाइट रहेगी आधी, आधी हाइट यानी कि कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर ना। लेकिन 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 रुक रुक, दिक्कत यहाँ पे नहीं खत्म होगी। क्या हम जी को 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं? हाँ, तो अगर हमने इसे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिया है
तो क्या h को भी हम 1 मीटर ले लेंगे? अगर ऐसा है तो डेंसिटी को भी हमें केजी पर मीटर क्यूब में लिखना होगा, है ना? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हमें ये डेंसिटी चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ओके। तो केजी पर मीटर क्यूब में कैसे निकालेगा? तो मेरे पास है 0.6 ग्राम पर सीसी। 0.6 1 ग्राम का अगर मुझे केजी करना हो तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो ग्राम पर केजी का मीटर पर, ग्राम का अगर मुझे केजी करना है तो मैं कैसे करूंगा? 10⁻³ केजी। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है सेंटीमीटर क्यूब में। दिक्कत आएगी यहाँ पे। क्या मुझे मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर या 10⁻²? -2 मीटर। बात सही है। क्या मुझे अभी इस सेंटीमीटर का क्यूब करना है? मैंने इस सेंटीमीटर का क्यूब किया, यानी कि 10⁻² मीटर का होल का क्यूब। इसी का मतलब ये हुआ 10⁻6 मीटर क्यूब। बात सही है क्या? ये देख, बात सही है। यानी कि सीसी की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 मीटर क्यूब। बात सही है। इसका मतलब ये हुआ 10⁻3, 10⁻6 को मैं ऊपर लेके गया, +6 हुआ केजी पर मीटर का क्यूब। बात सही है। इसी का मतलब ये कि ये बना 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इसी का मतलब अगर मुझे 0.6 ग्राम पर सीसी को बदलना है तो मुझे 0.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब करना होगा। इसी का मतलब ये कि 0.6 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब हुआ। इसी का मतलब ये हुआ क्या, 600 बना केजी पर मीटर क्यूब, है ना? तो हमें यहाँ पे चाहिए था ये वाला, तो ये बना यहाँ पे 600। अगर ये 600 बना तो क्या हमारे पास ऐसा भी था 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी ऑफ वाटर? इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बात सही है। ये रहा हमारा कन्वर्जन। तो हमने इसी जगह पे लिखा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू आ गई 600, इसकी वैल्यू आ गई 1000, इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो कर सकता है आगे का खेल कर लेगा। हो गया? कितना आया? ये 6000 सही है, ये 10,000 सही है, 1600
0। क्या आ गया ये? पास्कल रहेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे वाला बहुत सारा है खेल, लेकिन तब तक के लिए